हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर का 8वां अध्याय पढ़कर सुनाऊंगा आपको। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। अध्याय 8, जादुई काढ़े के टीचर। वो देखो, कहाँ? लाल बालों वाले लंबे लड़के के पास वाला, चश्मे वाला। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या तुमने उसका निशान देखा? अगले दिन जिस पल हैरी ने अपना कमरा छोड़ा, उसी समय उसके आसपास कानाफूसी होने लगी थी। क्लासरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े बच्चे पंजों के बल उचक कर उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। कई तो गलियारे में बिना किसी कारण आगे तक जाकर लौट आते थे और उसे घूरते हुए पास से गुजर जाते थे। हैरी की दिली ख्वाहिश थी कि वैसा ना करें, क्योंकि वह क्लास का रास्ता खोजने में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहता था। हॉगवर्ट्स में 142 सीढ़ियाँ थीं। कुछ चौड़ी थी और फैली हुई थी, कुछ सकड़ी और हिलती हुई थी। कुछ सीढ़ियाँ शुक्रवार को कहीं और ले जाती थीं। कुछ के बीच की एक सीढ़ी गायब थी और बच्चों को याद रखना पड़ता था कि उसे कूद कर पार करना है। ऐसे दरवाजे भी थे जो तब तक नहीं खुलते थे जब तक कि आप नम्रता से निवेदन ना करें या उन्हें सही जगह पर गुदगुदी ना करें। और ऐसे दरवाजे भी थे जो दरअसल दरवाजे थे ही नहीं, बल्कि ठोस दीवारें थीं जो दरवाजे होने का नाटक करती थीं। हर चीज़ इस जगह से उस जगह घूमती रहती थी। तस्वीरों के अंदर के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आते जाते रहते थे और हैरी को पूरा विश्वास था कि सजावटी जही वक्तर चल सकते थे। भूतों से भी कोई मदद नहीं मिलती थी। जब कोई भूत अचानक उस दरवाजे से तैरता हुआ आता था जिसे आप खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे बहुत सदमा लगता था। लगभग सिरकटाने हमेशा गणद्वार के नए विद्यार्थियों को खुशी खुशी सही दिशा बता देता था, परंतु अगर आपको क्लास के लिए देरी हो रही हो और पिब्ज नाम का भूत रास्ते में मिल जाए तो वह 2 तालाबंद दरवाज़ों और एक चालाक सीढ़ी के बराबर था। वह आपके सिर पर रद्दी कागज के टोकरे उड़ेल देता था, पैरों के नीचे से कालीन खींच लेता था, चौक के टुकड़े फेंक कर मारता था, या फिर आपके पीछे अदृश्य होकर आता था और आपकी नाक पकड़ लेता था और फिर जोर से चिल्लाता था कि तुम्हारी नक्कू मिल गई। अगर पिप्स से बुरा कोई हो सकता था तो वह था चौकीदार आर्गियस फिल्च। उससे हैरी और रॉन की पहली ही सुबह मुठभेड़ हो गई थी। फिल्च ने देखा कि वे एक दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वह दरवाज़ा तीसरी मंजिल के उस गलियारे से होकर जाता था जहां जाना मना था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वे लोग रास्ता भटक गए थे और उसे पूरा विश्वास था कि वे जानबूझकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वह उन्हें तहखाने में बंद करने की धमकी दे रहा था, परंतु तभी वहां से गुजर रहे प्रोफेसर क्विरल ने उन्हें बचा लिया। फिल्च के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम मिसेस नॉरिस था, जो दुबली पतली और धूल के रंग की थी। फिल्च की तरह उसकी आंखें भी लैंप जैसी दिखती थी और बाहर को निकली हुई थी। वह अकेली गलियारों की रखवाली करती थी। अगर आप उसके सामने कोई नियम तोड़ता, लाइन से बाहर एक कदम भी रखता, तो वो फौरन फिल्च के पास पहुंच जाती थी, जो 2 सेकंड बाद हाँफता हुआ टपक पड़ता था। फिल्च को स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी थी, शायद बिजली बिंदुओं को छोड़कर, और इसीलिए वह किसी भूत की तरह अचानक टपक पड़ सकता था। सभी विद्यार्थी फिल्च से नफरत करते थे और कईयों की तो दिली ख्वाहिश थी कि मिसेस नॉरिस को कसकर एक लात मार दी जाए, और फिर अगर आप कमरा खोजने में कामयाब हो भी जाएं तो आपके उसके बाद पढ़ाई का संकट और था। हैरी को जल्दी ही पता चल गया कि जादू सीखने का मतलब सिर्फ छड़ी हिलाने या कुछ अजीब शब्दों को बोलना ही नहीं है। उन्हें हर बुधवार को आधी रात को दूरबीन में आसमान का अध्ययन करना पड़ता था तथा अलग अलग तारों के नाम और ग्रहों की गतियों को याद रखना पड़ता था। सप्ताह 3 दिन में वे महल के पीछे वाले ग्रीन हाउस में जड़ी बूटी का ज्ञान विषय का अध्ययन करने जाते थे, जिसकी क्लास एक गोल मटोल नाटी जादूगरनी थी जिनका नाम था प्रोफेसर स्प्राउट। यहाँ वे सिखाती थी कि किस तरह विचित्र पौधे और फफूंदियों की देखरेख की जाए, और यह भी कि किस काम के लिए उनका उपयोग होता है। सबसे बोरिंग क्लास थी जादू का इतिहास। यह एक लौती ऐसी क्लास थी जिसे एक भूत चलाता था।
प्रोफेसर बिन सचमुच बहुत ही बूढ़े थे जब वे स्टाफ रूम के आग के सामने सो गए थे और अगली सुबह जब वे जागे तो अपने शरीर के को पीछे छोड़कर पढ़ाने चले आए। बिन्स बोलते थे, लगातार बोलते ही रहते थे, जबकि विद्यार्थी नामूर तारीखें लिखते जाते थे और तथा एमरिक द इविल और यूरिक द ऑडवॉल के नाम उलट पलट देते थे। सम्मोहन के टीचर प्रोफेसर फ्लिटविक एक बौने से जादूगर थे जिन्हें अपनी डेस्क के पार देखने के लिए किताबों के ढेर पर खड़े होना पड़ता था। अपनी पहली क्लास की शुरुआत में उन्होंने रजिस्टर खोला और जब वे हैरी के नाम पर पहुंचे तो उनके मुंह से रोमांच भरी चीख निकली और वे नजरों से ओझल हो गए। प्रोफेसर मैगोनिगल सबसे अलग थी। हैरी ने सही सोचा था कि वे ऐसी टीचर थीं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वे सख्त और बुद्धिमान भी थीं तथा पहली क्लास में ही उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझा दिया था। रूप परिवर्तन बहुत मुश्किल और खतरनाक जादू होता है जो आप हॉगवर्ट्स में सीखेंगे, परंतु अगर मेरी क्लास में किसी ने भी गड़बड़ी की तो वह यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। मैंने आपको चेतावनी दे दी है। फिर उन्होंने अपनी डेस्क को शुगर में बदल दिया और एक बार फिर शुगर को डेस्क में बदल दिया। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वे ऐसा करने के लिए उतावले होने लगे, परंतु जल्दी उन्हें पता चल गया कि वे काफ़ी लंबे समय तक फर्नीचर को जानवरों में तब्दील नहीं कर सकते। बहुत से मुश्किल नोट्स बनाने के बाद विद्यार्थी को माचिस की एक तीली दी गई और कहा गया कि वे उसे सुई में बदलने की कोशिश करें। क्लास के अंत तक केवल हरमाइन ग्रेंजर ही ऐसी थी जिन्होंने अपनी माचिस की तीली का हुलिया बदलने में सफलता प्राप्त की। प्रोफेसर मैगोनिगल ने क्लास को दिखाया कि किस तरह यह सफ़ेद हो गई और इसकी नोक निकल आई। यह कहते समय उन्होंने हरमाइनी को एक दुर्लभ मुस्कुराहट दी। हर विद्यार्थी सचमुच जिस क्लास का इंतजार कर रहा था वह थी गुप्त कलाओं से रक्षा, पर प्रोफेसर क्विरेल का लेक्चर एक तरह से मजाक साबित हुआ। क्लास में लहसुन की बुरी बदबू भरी थी। सब कह रहे थे कि यह उस खून चूसने वाले भूत को दूर रखने के लिए थी जिससे प्रोफेसर क्विरेल रोमानिया में मिले थे और वे अब भी उससे डरते थे कि वह भूत कहीं किसी न किसी दिन उन्हें पकड़ने के लिए फिर से न आ जाए। क्विरेल ने विद्यार्थियों को बतलाया कि उन्होंने यह पगड़ी एक अफ्रीकी राजकुमार ने तोहफे में दी थी जब उन्होंने उसे उस सताने वाले जिन्न से बचाया था, पर विद्यार्थियों को उनकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। जब सीमस फिनिगन ने उत्सुकता से पूछा कि किस तरह प्रोफेसर क्विरेल ने जिन्न से लड़ाई की तो क्विरेल का चेहरा लाल हो गया और वे मौसम के बारे में बताने लगे। इसके अलावा विद्यार्थियों ने यह महसूस किया कि क्विरेल की पगड़ी में से भी एक अजीब बदबू आती थी और बिजली बंधु का दावा था कि पगड़ी में लहसुन भरे हैं ताकि क्विरेल जहाँ भी जाएं सुरक्षित रहें। हैरी को यह जानकर बहुत राहत मिली कि वह बाकी विद्यार्थियों से मीलों पीछे नहीं था। बहुत से बच्चे मगलू परिवार से आए थे और उसकी तरह ही उन्हें भी मालूम नहीं था कि वे जादूगर या जादूगरनियाँ थे। सीखने को इतना कुछ था कि रॉन जैसे लोग भी उनसे बहुत आगे नहीं थे। शुक्रवार हैरी और रॉन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। नाश्ते के लिए बड़े हॉल में नीचे जाते समय वे एक बार फिर रास्ता नहीं भटके। आज हमें क्या पढ़ना है? हैरी ने अपने दलिये में शक्कर मिलाते समय रॉन से पूछा। नागशक्ति के साथ जादुई काढ़े के 2 पीरियड हैं, रॉन ने कहा। स्नेप नागशक्ति हाउस के प्रमुख हैं। लोग कहते हैं वे उन्हीं का पक्ष लेते हैं। हम अपनी आंखों से देख लेंगे क्या यह सच है। काश प्रोफेसर मैगोनिगल भी हमारे पक्ष में होती, हैरी ने कहा। प्रोफेसर मैगोनिगल गर्मद्वार हाउस की प्रमुख थी, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने पिछले दिन उन्हें ढेर सारा होमवर्क दे दिया था और तभी डांट आ गई। हैरी को अब तक इसकी आदत पड़ चुकी थी, परंतु पहले दिन जब लगभग 100 उल्लू नाश्ते के समय बड़े हॉल में उड़ते हुए अचानक घुस गए तो वह हड़बड़ा गया। यह उल्लू तब तक टेबलों के ऊपर गोल गोल घूमते रहते थे जब तक कि उन्हें उनके मालिक नहीं दिख जाते थे और उन्होंने चिट्ठियां तथा पैकेट उनकी गोद में नहीं डाल दिए होते थे। हेडविग हैरी के लिए अब तक कुछ नहीं लाई थी। वह कई बार आधी आई ज़रूर थी, परंतु उसके कानों को कुतरकर और थोड़ा सा टोस्ट खाकर स्कूल के उल्लू घर में सोने के लिए चली गई थी। परंतु उस सुबह वह मुरब्बे और शक्कर के डिब्बे के बीच से उड़ती हुई आई और उसने हैरी के प्लेट में एक चिट्ठी टपका दी। हैरी ने उसे तत्काल फाड़कर खोला।
प्रिय हैरी, इसमें लिखा था और लिखावट बहुत बुरी थी। हम जानते हैं शुक्रवार को तुम्हारी आधी छुट्टी होती है। क्या तुम 3 बजे करीब हमारे यहाँ आकर हमारे साथ एक कप चाय पियोगे? हम यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारा पहला सप्ताह कैसा रहा। हेडविग के साथ ही अपना जवाब भेज देना। हैग्रिड। हैरी ने रॉन की कलम उठा ली और उसी चिट्ठी के पीछे लिख दिया, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मिलेंगे। और फिर उसने हैग्रिड को चिट्ठी के साथ रवाना कर दिया। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि वह हैग्रिड के साथ चाय पीने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जादुई गाड़ी की क्लास उसके अब तक की सबसे बुरी घटना साबित होने वाली थी। सत्र की शुरुआती दावत में हैरी ने सोचा था कि प्रोफेसर स्नेप उसे नापसंद करते हैं। जादुई काढ़े के पहले पीरियड के बाद वह जान गया था कि वह गलत था। स्नेप हैरी को नापसंद नहीं करते थे, वे तो उससे नफरत करते थे। जादुई काढ़े की क्लास एक तहखाने में लगती थी। मुख्य महल की तुलना में यहाँ बहुत अधिक ठंडक रहती थी। दीवारों पर हर तरह के कांच के जार रखे हुए थे और उनमें मरे हुए जानवर अचार की तरह तैरते नजर आ रहे थे। यह तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात लगती थी। फ्लिटविक की तरह स्नेप ने भी रजिस्टर निकालकर क्लास लेना शुरू किया और फ्लिटविक की तरह ही वे भी हैरी के नाम पर आकर ठहर गए। अरे हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, हैरी पॉटर हमारा नया हीरो। ड्रेको मैल्फॉय और उसके दोस्त क्रैब और गोयल मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। सबके नाम पुकारने के बाद स्नेप ने क्लास की तरफ देखा। उनकी आंखें हैग्रिड की आंखों की तरह काली तो थीं, परंतु उनमें हैग्रिड जैसी कोमलता बिल्कुल नहीं थी। उनकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं तथा उन्हें देखकर आपको अंधेरी सुरंगों की याद आ जाती थी। आप यहाँ पर जादुई काढ़ा बनाने की सूक्ष्म विज्ञान और सटीक कला सीखने के लिए आए हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ कानाफूसी से अधिक ऊंची नहीं थी, परंतु विद्यार्थी हर शब्द साफ साफ सुनाई दे सकता था उनको। प्रोफेसर मैगोनिकल की तरह ही स्नेप के पास भी क्लास को बिना प्रयास किए चुप रखने की प्रतिभा थी। चूँकि यहाँ पर छड़ी हिलाने की मूर्खतापूर्ण काम बहुत कम होता था, इसलिए तुम में से कईयों को यह विश्वास नहीं होगा कि यह भी जादू है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग उबलती हुई कढ़ाई से उठते हुए लहराते सुंदर धुएं को कभी समझ पाओगे या नहीं, या इंसान की नसों में जाने वाले रसों की नाजुक शक्तियों को पहचान पाओगे या नहीं, जो दिमाग को वश में कर लेते हैं और इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं। मैं तुम्हें यह तक सिखा सकता हूँ कि शौहरत को बोतल में कैसे बंद करते हैं, गौरव को कैसे उबाल सकते हैं और यहाँ तक कि मौत का ढक्कन कैसे लगा सकते हैं, बशर्ते तुम इतने बड़े मूर्ख के समूह ना हो जिन्हें मुझे आमतौर पर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे छोटे से लेक्चर के बाद काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही और हैरी और रॉन भौं उठाकर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। हरमाइनी ग्रेंजर अपनी सीट के कोने पर खिसक आई और यह साबित करने के लिए उतावली दिख रही थी कि वह मूर्ख नहीं थी। पॉटर, स्नेप ने अचानक कहा, अगर मैं एसीफोर्ड की जड़ी के चूर्ण को वर्मवुड के सार में मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कौन सी जड़ी बूटी के चूर्ण को किसके सार में? हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी उतनी ही हवाइयाँ होनी थी जितनी कि हैरी के चेहरे पर। हरमाइनी का हवा में हाथ तलवार की तरह खड़ा हुआ था। पर मैं नहीं जानता सर, हैरी ने कहा। स्नेप के होंठ पर व्यंग्यात्मक मुस्कान में सिकुड़ गए। तो शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। उन्होंने हरमाइनी के हाथ को अनदेखा कर दिया। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं पॉटर, अगर मैं तुमसे बिजुआ लाने के लिए कहूँ तो तुम उसे कहाँ खोजोगे? हरमाइनी ने अपने हाथ को इतना ऊंचा उठाया जितना कि वह अपनी सीट से बिना उठे उठा सकती थी, परंतु हैरी इस बात पर रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि बिजुआ किस बला का नाम है। उसने सोचा कि वह मैल्फॉय, क्रैब और गोयल की तरह उनकी तरफ ना देखे जो हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे हैं। मैं नहीं जानता सर, ऐसा लगता है यहाँ आने के पहले तुमने किताब खोलकर भी नहीं देखी है ना पॉटर? हैरी ने उन ठंडी आंखों में सीधे देखने के लिए अपनी ताकत बटोरी। उसने डजली के घर में अपनी किताबों को खोलकर देखा तो था, परंतु क्या स्नेप उससे उम्मीद कर रहे थे कि उसे 1000 जड़ी बूटियों और फफूंदियों में लिखी हर बात याद होगी? स्नेप ने एक बार फिर हरमाइनी के हिलते हुए हाथ को अनदेखा कर दिया। पॉटर, अच्छा यह बताओ कि मैक्सफोन और वॉफ्लेवेन में क्या अंतर है?
इस बार हरमाइनी उठकर खड़ी हो गई और उसका हाथ तहखाने की छत को छूने लगा। मैं नहीं जानता, हैरी ने धीरे से कहा। मुझे लगता है हरमाइनी जानती है, आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? कुछ बच्चे हंस पड़े। हैरी की निगाह सीमस से मिली, जिसने उसे आंख मारी। बहरहाल स्नेप इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने हरमाइनी को डांटते हुए कहा, बैठ जाओ। और पॉटर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एफिस्टोड और वर्मवुड नींद का इतना शक्तिशाली काढ़ा बनाते हैं कि इसे जिंदा मौत का घूंट कहा जाता है। बिजुआ एक पत्थर है जो बकरी के पेट से निकलता है और यह ज़्यादातर जहरों को से बचाता है, यहाँ तक कि मॉक्सनहट और ब्लिफ्टॉन स्पेन का सवाल। यह दोनों एक ही पौधे के नाम हैं और एकोनाइट व वत्सनव नाम से जाना जाता है। तो तुम लोग इसे नोट क्यों नहीं कर लेते? अचानक चमड़े के कागज और कलम निकलने की आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ के ऊपर स्नेप ने कहा, और पॉटर, तुम्हारी बदतमीजी के लिए गणद्वार का 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। जादुई काढ़े की क्लास अब जब आगे बढ़ी, तब तक गणद्वार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। स्नेप ने उनकी जोड़ियां बना दी और उन्हें छाले ठीक करने वाला एक आसान सा जादुई काढ़ा बनाने का काम सौंप दिया। स्नेप अपने लंबे काले चोगे में चारों तरफ घूमकर देखते रहे। वे सूखी हुई बिच्छू बूटी और सांप के जहरीले दांत के चूर्ण को किस तरह से तौला जाए। मेलफॉय को छोड़कर उन्होंने हर एक की आलोचना की। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेलफॉय को पसंद करने लगे थे। जब वे सबको यह बता रहे थे, मेलफॉय ने अपने सींग वाले घोंगे को कितनी अच्छे तरीके से उबाला है, तथा एसिड के हरे धुएं का बादल उठा और कमरे में एक सनसनाती हुई आवाज़ भर गई। नेविल ने न जाने कैसे सीमस के कढ़ाई को एक मुड़े हुए गोले में बदल दिया और कढ़ाई में भरा सारा काढ़ा पत्थर के फर्श पर बिखर गया और लोगों के जूतों में छेद कर रहा था। कुछ ही पल में पूरी क्लास अपने स्टूलों पर खड़ी थी, जबकि नेविल, जो कढ़ाई के गिरते समय उस काढ़े से नहा गया था, दर्द के मारे करा रहा था, क्योंकि उसके हाथ और पैर पर हर जगह लाल फोड़े हो गए थे। मूर्ख लड़के, स्नेप ने गुर्राते हुए कहा और अपनी छड़ी को एक बार घुमाते हुए फैले हुए काढ़े को साफ कर दिया। मुझे लगता है तुमने कढ़ाई को आग पर से उतारने से पहले ही उसमें स्याही के कांटे मिला दिए होंगे। नेविल बिलख रहा था और जब उस फोड़े उसकी नाक के चारों तरफ उभरने लगे थे। उसे हॉस्पिटल ले जाओ, स्नेप ने सीमस से गुस्सा होते हुए कहा। फिर वे हैरी और रॉन की तरफ मुड़े, जो नेविल के पास वाली टेबल पर काम कर रहे थे। और पॉटर, तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि उस समय कांटे को नहीं मिलाना चाहिए? तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अगर वह गलती कर देगा तो तुम्हारा काम ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना? पॉटर, तुमने गणद्वार का 1 और पॉइंट कम कर दिया। यह सरासर नाइंसाफ़ी थी। यह एक अन्याय था। हैरी ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु रॉन ने कढ़ाई के पीछे से उस पर पैर मारा। बात को आगे मत बढ़ाओ, वह बुदबुदाया। मैंने सुना है इसमें बहुत बुरे हो सकते हैं। जब वे लोग 1 घंटे बाद तहखाने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे, तो हैरी के दिमाग में तेजी से घूम रहा था कि उसका उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। पहले ही सप्ताह उसने गणद्वार के 2 पॉइंट गंवा दिए थे। इसने उससे इतनी नफरत क्यों करते थे? दिल पर मत लो, रॉन ने कहा। स्नेप हमेशा फ्रेड और जॉर्ज के भी पॉइंट कम काटते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ हैग्रिड से मिलने चल सकता हूँ? 3 बजने में 5 मिनट पर वे लोग महल से निकले और मैदान के पार चले गए। हैग्रिड अंधेरे जंगल के कोने पर लकड़ी की एक छोटे से घर में रहता था। सामने वाले दरवाजे के बाहर एक धनुष और जूते की जोड़ी रखी थी। जब हैरी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्हें अंदर से ज़बरदस्त उथल पुथल की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही कुत्ते के कई बार भौंकने की तेज़ आवाज़ भी आई। फिर हैग्रिड की आवाज़ गूंजी, पीछे हटो, फैक पीछे। जब हैग्रिड ने दरवाज़ा खोलकर झांका तो उन्हें दरार में से एक बड़ा और बालों भरा चेहरा दिखाई दिया। रुक जाओ, उसने कहा, पीछे हटो, फैक। उनके अंदर आते समय वुयरहाउंडर नस्ल का एक विशालकाय कुत्ता उन लोगों के ऊपर झपट पड़ा और उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। अंदर केवल एक ही कमरा था। छत से सूअर का सूखा गोश्त और जंगली मुर्गियां लटक रही थीं। खुली आग में एक तांबे की केतली उबल रही थी। एक कोने में एक बड़ा सा
बिस्तर था जिस पर सफ़ेद प्रबंध वाला गद्दा डला हुआ था। आराम से बैठो, हैग्रिड ने कहा और फैग को छोड़ दिया जो सीधे रॉन की तरफ लपका और उसके कान चाटने लगा। जाहिर है हैग्रिड की ही तरह फैग भी उतना खूंखार नहीं था जितना दिखता था। वह यह रॉन है, हैरी ने हैग्रिड को बताया, जो चाय की बड़ी केतली से उबलता हुआ पानी डाल रहा था और एक प्लेट में रॉक केक लेकर आ रहा था। एक और वीजली, हाँ? हैग्रिड ने रॉन के चकत्तों की तरफ देखते हुए कहा, हमारी आधी जिंदगी तुम्हारे जुड़वा भाइयों को जंगल से दूर भगाते भगाते बीती है। रॉक केक ने उनके दांत को लगभग तोड़ ही दिया था, परंतु हैरी और रॉन ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें यह सचमुच अच्छा लगा। फिर उन्होंने हैग्रिड को अपनी क्लासों के बारे में बताया। फैग ने हैरी के घुटनों पर अपना सिर टिका लिया और उसके कपड़ों पर लाल टपकाने लगा। जब हैग्रिड ने फिल्च को बुड्ढा कूंचड़ कहा तो हैरी और रॉन बेहद खुश हुए। और जहाँ तक उस बिल्ली मिसेज नॉरिस का सवाल है, हमारी इच्छा होती है कि हम किसी दिन उसकी मुलाकात फैग से करवा दें। तुम जानते हो, जब भी हम स्कूल जाते हैं वह हर जगह हमारे पीछे पीछे जाती है। हम उसे कोई भी पीछा नहीं छुड़ा पाते। फिल्च ने उसे इस काम में लगा रखा है। हैरी ने हैग्रिड को स्नेप की क्लास के बारे में बताया। रॉन की तरह ही हैग्रिड ने भी हैरी को समझाया कि वह इसकी चिंता ना करें, क्योंकि स्नेप सभी विद्यार्थियों से चिढ़ते हैं, परंतु ऐसा लगता था जैसे वे मुझसे ज़्यादा नफरत करते हैं। बकवास, हैग्रिड ने कहा, वे ऐसा क्यों करेंगे? परंतु हैरी ने देखा कि यह बोलते समय हैग्रिड ने उससे नज़रें चुरा ली थी। और तुम्हारे भाई चार्ली का क्या हाल चाल है? हैग्रिड ने रॉन से पूछा। हमें वह बहुत पसंद था, जानवरों के मामले में उसका मुकाबला नहीं था। हैरी सोचने लगा कि कहीं हैग्रिड ने जानबूझकर तो विषय बदलने की कोशिश नहीं की। जबकि रॉन हैग्रिड को चार्ली और ड्रैगनों के बारे में, उनके काम के बारे में बता रहा था, तो हैरी ने कागज का एक टुकड़ा उठा लिया जो टिकोजी के नीचे टेबल पर पड़ा हुआ था। यह दैनिक जादूगर की कटिंग थी। ग्रीनगॉट में घुसपैठ की ताज़ा जानकारी। 31 जुलाई को ग्रीनगॉट में हुई घुसपैठ के बारे में जांच चल रही है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि यह अज्ञात शैतानी जादूगर और जादूगरनियों का काम है। ग्रीनगॉट के प्रशासन ने आज दावे से कहा है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। जिस तिजोरी को तोड़ा गया उसे दरअसल उससे एक दिन पहले खाली कर लिया गया था, परंतु हम आपको यह नहीं बताएंगे कि उसमें क्या था। इसलिए फटे में टांग डालना बंद करो, वरना इसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ग्रीनगॉट के प्रशासन प्रवक्ता ने आज की दोपहर में कहा। हैरी को याद आया कि रॉन ने उसे ट्रेन में बताया था कि किसी ने ग्रीनगॉट को लूटने की कोशिश की, परंतु रॉन ने तारीख नहीं बताई थी। हैग्रिड, हैरी ने कहा, ग्रीनगॉट में घुसपैठ मेरे जन्मदिन के दिन हुई थी। हो सकता है यह उसी समय हो रही हो जब हम लोग वहाँ पर थे। इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि इस बार हैग्रिड ने हैरी से नज़रें बिल्कुल नहीं मिलाई, बल्कि घुरघुराते हुए उसकी तरफ एक और रॉक केक बढ़ाया। हैरी ने एक बार फिर समाचार पढ़ा। जिस तिजोरी को तोड़ा गया है उसे दरअसल उसी दिन पहले ही खाली कर लिया गया था। हैग्रिड ने तिजोरी नंबर 713 को खाली कर लिया था। अगर आप उसे खाली करना कहें, यानी कि उस गंदे छोटे पैकेट को बाहर निकालना, तो क्या चोरों को उसी पैकेट की तलाश थी? और हैरी और रॉन डिनर के लिए महल के तरफ जा रहे थे, तो उनकी जेबों में रॉक केक का वजन था, जिन्हें लेने से वे झिझक रहे थे, मना भी कर रहे थे, लेकिन मना नहीं कर पाए। हैरी ने सोचा कि उनकी क्लासों में उसे सोचने का इतना समय नहीं मिलेगा जितना उसे हैग्रिड के साथ चाय पीने में मिला। क्या हैग्रिड ने वह पैकेट सही समय पर निकाल लिया था? वह पैकेट अब कहाँ है? और क्या हैग्रिड स्नेप के बारे में ऐसा कुछ जानता है जो वह हैरी को बताना नहीं चाहता? तो ये है हैरी पॉटर और पारस पत्थर का 8वां अध्याय। मैं जल्दी अगले अध्याय को लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, तभी मैं दूसरा अध्याय लेकर आऊँगा। ठीक, बाय।